ओके, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर। फाइनल अकाउंट का सवाल हमने शुरू किया था। रीड आउट द क्वेश्चन इन रीडिंग टाइम, रीड आउट कर लिया। रीड ट्रायल अगेन यानी बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड, थिंक ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड। कितने नोट्स बनने हैं? 3। ओपन फॉर्मेट इन बैलेंस शीट बाय राइटिंग डाउन द मेन लाइन आइटम्स। मेन लाइन आइटम्स बैलेंस शीट में नोट करें, डोंट पोस्ट द फिगर्स फ्रॉम ट्रायल। मेन लाइन आइटम्स नोट कर लें, मेन लाइन आइटम्स नोट कर लें। जी किधर है ये इंटीग्रेटेड टॉपिक्स? वो तो मुझे पता है यार। अच्छा, लाइन आइटम्स बताएं जी, जो बैलेंस शीट में, यहाँ से शुरू करें। सामा जाओ यार, सीए करने दो बच्चों को। आ जाओ आ जाओ, बैठो वैसे। अच्छा, कंपनी का नाम वगैरह क्या है? सेफगार्ड लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31/12/20। चलें जी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जी, क्या क्या नाम आ रहे हैं उधर बोले? पीपी, लोन टू एम्प्लॉयज यानी लोन रिसीवेबल्स, लोन रिसीवेबल्स। इसमें जो लोन टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उसको हम इंशाल्लाह नोट के अंदर जाके बना लेंगे। लोन टू एम्प्लॉयज़ में करंट नॉन करंट का चक्कर तो नहीं इसमें डाला हुआ। लोन टू एम्प्लॉयज़ इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर, ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री एंड हाउस फाइनेंसिंग फॉर 10 years, 30% was disbursed, रीपेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 2 years। और लोन टू एम्प्लॉयज़, लोन टू एम्प्लॉयज़ में उसने बाकी होंगे 330 माइनस 140। अच्छा, डायरेक्टर्स के बताएं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर, ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री, हाउस फाइनेंसिंग फॉर 10 years, 10 साल में उन्होंने लोन वापस करने हैं। 30% इस साल दिए हैं, रीपेमेंट स्टार्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता 2 साल बाद। तो ये लोन लोन क्या लग रहा है? लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये तो डायरेक्टर का लोन हो गया। एम्प्लॉयज़ का लोन लॉन्ग टर्म में डालें शॉर्ट टर्म में? नहीं नहीं नहीं, लोन टू एम्प्लॉयज़ में थोड़ा सा लोन टू डायरेक्टर है ना, तो जो बाकी बचेगा वो फिर नॉन करंट में चलने दें। खैर है, अब क्या करें, और तो कुछ है नहीं, लॉन्ग टर्म में चलने दें, कुछ नहीं होता। आगे ट्रेड एंड अदर, ये कहाँ डाल दें? शॉर्ट टर्म में। एक लाइन छोड़ दें यार, कोई नई चीज़ आई, इंसान है, कोई नई चीज़ आ ही सकती है। तो आप लोग पेपर में शायद 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा। ट्रेड एंड, ये क्या हो रहा है, मैं एब्रीवेशंस यूज़ नहीं कर रहा, ये क्या चक्कर है? पेपर करीब आ रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर भी कर ही लिया। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, आगे स्टॉक इन ट्रेड। एक दो लाइनें छोड़ दी, वैसे शायद आपको कैश भी याद हो आने, तो एक दो लाइनें फिर भी छोड़ देती हैं। आगे चलें जी, इक्विटी साइड पे क्या आना है? इक्विटी लिख देता हूँ मैं खाली, इक्विटी। एसेट्स हैं ऊपर, इधर इक्विटी है। इक्विटी के अंदर बोलें क्या क्या आना है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, पूरा लिखना है। ये लाइन ना क्लोज हो जाएगी क्योंकि ये लाइन आगे कहीं यूज नहीं होनी, ये लाइन आगे यूज नहीं होनी। आगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर रिजर्व, सारे शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स,
revaluation surplus. Okay, non-current liabilities. नहीं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो नहीं, अब आप लोग नीचे पढ़ चुके हैं सवाल, तो ऐसे ना करें लाइन आइटम्स आप गलत उठाएं। दो हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन है और एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, दो चीजें हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म लोन जो बैंक से लिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जो आप लोगों ने डीलर से लिए हुए हैं। आप लोगों ने इन डिपॉजिट्स को वापस करना है जिस वक्त डीलरशिप खत्म हो। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद आखिरी बता दें करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में एक भाई बता रहे हैं कि करंट पोर्शन भी है, अब जगह नहीं है इधर, करंट पोर्शन ऑफ लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड एंड अदर पेबल्स, और डिविडेंड भी तो आ रहा है, नीचे पढ़ चुके हैं आप लोग, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। और डिविडेंड के साथ क्या लिखा हुआ है, अनप्लेड अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ये हो गया। करंट पोर्शन ऑफ लोन, मैं ऐसी नंबरिंग कर रहा हूं, पेपर में नहीं करनी, ऐसे आपके समझने के लिए। ये पहला हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड एंड अदर पेबल्स और अनपेड डिविडेंड। शुक्रिया हजरात हाइब्रिड वालों। ओके चलें जी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स लॉन्ग हो गए। ओके, बड़ा जज्बा चाहिए होता है सीए के लिए, बेजज्बा लोग किधर हैं। अच्छा जी, चलें जी नोट्स से शुरू कर दें। अब तरीका देखें। अच्छा चलें नोट कर लें, 1 मिनट लगाएं। बहुत सी चीज़ें हमने करनी है, इसको समेटते जाएं आधे आधे घंटे में सारी चीज़ों को। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस अगर मांगेगा तो लिखेंगे कि हम कंपनी लॉ और आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आधा मिनट है बस। ओके आगे चलें, ले आओ इधर, बस साथ साथ नोट कर लीजिएगा। रीड आउट द क्वेश्चन इन रीडिंग टाइम। ये मैंने लेक्चर नोट्स खोले हैं 99 लेक्चर में लिखवाया था। रीड ट्रायल अगेन इफ रिक्वायर्ड एंड थिंक ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड। नोट्स 3 बनाने हैं, थिंक ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड, नोट्स 3 बनाने हैं। कौन कौन सा नोट बनाने हैं? नोट नंबर 2 बनेगा शेयर कैपिटल का, और नोट नंबर 3 बनेगा लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स। तो फिर इसको ऊपर है ना, ये एसेट्स में है, तो फिर इसको कर दें नोट नंबर 2 और इसको नोट नंबर 3, और नोट 4 हमारा बन जाएगा उसका आईएफआरएस 8 का। थिंक ऑफ नोट्स टू बी मेड। ओपन अ बैलेंस शीट बाय राइटिंग डाउन द लाइन आइटम्स। यू मे नॉट पोस्ट फिगर्स, फिगर्स पोस्ट किए बगैर बैलेंस शीट ओपन कर लें। Now read the adjustments and start preparing notes, including allotting note number. Note number वैसे मैंने पहले ही allot कर दिए हैं। Notes for which information is available in other information. कुछ notes की other information में available होगी, कुछ ट्रायल के फेस पे। आज ट्रायल के फेस पे कुछ available नहीं है, आज सब कुछ ही कहाँ available है? अदर इन्फॉर्मेशन में। ऑथराइज शेयर कैपिटल की 900 मिलियन का आ रहा है ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो लिखें 900 मिलियन शेयर्स, आप लोग पूरा लिखें, ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 9,000 रुपये। 900 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नेक्स्ट, चलो पहले एडजस्टमेंट शुरू करने लगे, आप लोग टाइम पे आए। 130 मिलियन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। तो फिर बकाया शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स कितने थे? 5,000 डिवाइड बाय 10, 500। 500 माइनस 130, 370। 370 शेयर्स आपने किस पे इशू किए हैं?
कैश पे। कुछ याद आ रहा है फॉर्मेट थोड़ा सा? नोट नंबर 2, नोट्स का नाम नहीं दे रहे आप लोग, ये एक ना जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उसमें ये मसला हुआ है, नोट का नाम नहीं दे रहे, तो नोट का नाम भी देना होता है। नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार नज़र मारिएगा, नोट का नाम ज़रा पढ़ लीजिएगा, सारे नोट्स दे रहे हैं आप लोग, नोट्स के नाम नहीं दे रहे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं क्वांटिटी, वेल डन, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, नोट 3 है ये। क्या करेंगे आप पेपर में? साल के तौर पे मैंने उधर नोट 2 दे दिया था, लेकिन डिस्क्लोजर में उधर आ रहा है, तो इस तरह कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, ये मसला पेपर में आ सकता है, इसको नोट 2 कर दीजिएगा, इसको इस तरह नहीं 3 बनाना, इस तरह 3 बना देंगे, कोई मसला नहीं, ये पेपर में मसले आते हैं, इनको भी एड्रेस कर लें। अच्छा जी, अच्छा पहले आप क्या करेंगे, पूरी क्वांटिटी लिख लिया करें या पहले पूरी क्वांटिटी लिख लिया करें ताकि गलती का चांस ही ना रहे? पूरी क्वांटिटी बताएं। 500, इधर क्वांटिटी बोलें 500, तो इधर भी लिख लो, इधर भी लिख लो, और सवाल हुआ खत्म। 300, मैंने कहा था ये वाली फिगर शेयर कैपिटल से टैली करेगी, इसमें शेयर प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है। इधर 500 है तो 5000, फिक्रा ढूंढे इंग्लिश का, या किसी को याद हो, या खोलो नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 130 क्वांटिटी लिख लिया इन मिलियन, अमाउंट रुपीज इन मिलियन, फिक्रा ढूंढे ढूंढे ढूंढे। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोले बोले बोले, ऑर्डिनरी शेयर्स, बिल्डिंग वाला बोल रहे हैं पहले आप, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 वाला कोई चक्कर नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से। एक मिनट, अब 1 बाय 1 इधर बोलें, कोई भी एक बंदा बोल दे, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एक बोले ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अगेंस्ट, अब देख के नहीं, देख के बोल रही है, हद होती है, कोई एक बंदा बोल दे जो देख के बोल रहा है। 10 ईच फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लिखें जिनको नजर नहीं आ रहा आखिर में, फॉर कंसिडरेशन अदर देन, और नीचे बताएंगे सब नोट देखे कि ये बिल्डिंग है, लिखें ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 130 ज़रब 10 कितना हो गया? 1300, बाकी कितने हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर कंसिडरेशन फुली पेड इन कैश। हल्का फुल्का फिक्रा आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिक्रा याद होना चाहिए ना पेपर में, फॉर कंसिडरेशन इन कैश। जी 370 ज़रब 10 बोले, इधर देखें, इधर 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 देखें, 370 ज़रब 10, ये टोटल किससे टैली कराने आपने पेपर में? शेयर कैपिटल से। क्या चीज आपने नहीं बताई कि बिल्डिंग क्या है? ऑथराइज इधर बता दिया, ऑथराइज इधर बता दिया, क्या चीज नहीं बताई कि अदर देन कैश बिल्डिंग वाले हैं, तो बताएं किसी को याद हो। 2.1 जी बोले, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वर इशूड अगेंस्ट बिल्डिंग। एक और नोट लिखवाएं, वोटिंग राइट्स, ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली। ये आगे डैश डाल दें, खुद ही घर जाके पूरा कर लीजिएगा। ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली, बांट दो इनको, वो जो गलत कॉपीज बांटी गई थी।
ओहो आप बस, चलो ठीक है, हर हर रो में जितने बच्चे बैठे हैं बांटते रहो, छोड़ो पर एंड पे ये ले जाएंगे उठा के, एंड पे लिख दो। नोट का नाम क्या था? इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप आगे लिख दो, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करा, आपसे एक जनरल बात करने लगा हूं। मैं अगर इसको मिटा दूं तो आपके रजिस्टर पे ये 5000 लिखा हुआ है, सवाल में भी ये 5000 लिखा हुआ है, तो ये फेस पे यही फिगर जानी है ना, बस 5000। तो बस इसको मिटा दूँ सारे को, ताकि मैं नोट नंबर 3 बनाऊँ। अच्छा लिख रहे हैं अभी, ताकि मैं नोट नंबर 3 बनाऊँ। कभी याद कीजिए, घर में जाके नज़र मारिएगा, नोट्स वाला सवाल आधे नंबर आराम से दे जाता है, तो वो ख़ास ज़्यादा अकल नहीं लगानी होती, सीधी सीधी चीज़ें उठा के लिखनी होती हैं, बस वो ज़रा प्रैक्टिस होनी चाहिए साथ साथ जो सवाल हुए हैं उनकी। अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें आप लोग, उसकी पोस्टिंग सोच लें। ओके ये शेयर्स रैंक इक्वली वाली लाइन सोल्यूशन में नहीं लिखी हुई, लेकिन वो हमने डलवा दी थी लास्ट टाइम सोल्यूशन में। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि शेयर प्रीमियम कितना बना था इस एंट्री में। मुझे टेंशन सिर्फ 1300 की थी, वो मैं 1300 उधर शो कर दिया अभी आपको। अब 650 का शेयर प्रीमियम है और पॉइंट 3 कहता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है 190 का, तो 1 बाय 1 पोस्ट करें। टोटल बताएं 2050, उसमें से 650 शेयर प्रीमियम। क्या पेपर में इसकी वर्किंग करनी है या डायरेक्ट उसको निकाल के दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। 130 इंटू 5 कितना? 650। इट इज शेयर प्रीमियम। व्हाट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस? 190। मैं चाह रहा हूं पेपर के अंदर मैं ज़्यादा वर्किंग्स ना करूं। एक तीसरा काम मुझे बता दें, एक मिनट, क्या मैं 2050 माइनस ये दोनों वहां लिख दूं? 2000 माइनस एक कर दे 1210। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? रिजर्व्स। और इसको शेयर कैपिटल, इनको रिजर्व्स। इसमें ये पहले वाला रिजर्व कैपिटल रिजर्व है, ये रेवेन्यू रिजर्व है और ये कैपिटल रिजर्व है। इसमें से डिविडेंड बांटा जाता ना असल में, इसको रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। आगे लॉन्ग टर्म लोन्स, अभी मैंने बताया था आपको, लॉन्ग टर्म लोन्स अगर जानने वालों से लिए तो नोट बनाने हैं। अब नोट बनाने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म लोन जानने वालों से नहीं है, बस बैंक से है। तो इसका ब्रेकअप हमने किया हुआ है ऑलरेडी। इसमें से 1100 में से 250 और 850 करंट और नॉन करंट में डालना है। नॉन करंट में कितना डालना है? 850 और करंट में 250। और बाकी क्या है? डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स 340। आगे ट्रेड अंदर पेबल्स में डिविडेंड पेबल पड़ा है, पेबल में पेबल पड़ा हुआ है, तो सोचने की जरूरत नहीं, ये सान एडजस्टमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट वाली जरा मुश्किल थी, ये तो पेबल में पेबल पड़ा हुआ है। निकाल दें पेबल में से कितना था ट्रेड अंदर डिविडेंड कितने, और ये
थोड़ा सा वो आपको शो करना पड़ेगा। 1610 minus 280 1592 1592। बैंक ओवरड्राफ्ट की वो वर्किंग कर दीजिएगा जो मैंने आपको करवाई थी, वर्कआउट करके फिगर्स बता दें, फिर वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 295 और 30, 295 और 30, और इधर वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग नंबर 1, क्योंकि और वर्किंग तो हमने अभी तक की नहीं, सवाल में ज़रूरत नहीं पड़ी, सवाल में आसान था, वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। 295 30, ओके। इसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी, ओहो बैंक ओवरड्राफ्ट किसने बोला था यार, किसने बोला था बैंक ओवरड्राफ्ट में? मैंने बोला था खुद। 0.6 तो करा देते, मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा खत्म हो गया काम। 0.6, लोन्स टू एम्प्लॉयज इंक्लूड्स लोन्स टू डायरेक्टर्स ऑफ 140। तो फिर बाकी लोन्स किसको होंगे? बाकी एम्प्लॉयज को। तो लोन टू एम्प्लॉयज इंक्लूड्स लोन टू डायरेक्टर्स। देखते हैं इसको ज़रा जाके। मेरा नहीं ख्याल इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन ट्राई करते हैं कि शायद इसका सोल्यूशन ही अवेलेबल हो तो कमाल हो जाए। एक सवाल किया था क्लास में, ओके है, शुक्र है। ये पेज 717 पे किया था हमने। सी लिमिटेड, लॉन्ग टर्म लोन्स टू डायरेक्टर इंक्लूड अ लोन डायरेक्टर सब्सिडरी, सब कुछ। लॉन्ग टर्म लोन्स लिखा था, डायरेक्टर्स लिखा था, और सब्सिडरी लिखा था, एम्प्लॉयज़ के लिखे थे लोन, और फिर डायरेक्टर्स के लोन का पर्पस था, और रिकॉन्सिलिएशन थी। तो लिखें पेज 717, इस एडजस्टमेंट के साथ लिख लें पेज 717। शेयर कैपिटल वाली एडजस्टमेंट के साथ लिख लें पेज, शेयर कैपिटल वाली एडजस्टमेंट के साथ लिख लें पेज नंबर, शेयर कैपिटल वाली एडजस्टमेंट की थी पेज नंबर 716 पे, शेयर कैपिटल्स भी हमने किए हुए हैं पेज 716 पे। और इसके साथ कौन सा पेज नंबर लिखवाया है? लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ 717। किधर है इंटीग्रेटेड टॉपिक्स? चलें जी, लोन टोटल आ रहा है 320 का, 320 में से 140 निकाल दें। नोट नंबर 3। अच्छा, हेडिंग फिर अब यही बनेगी, लोन रिसीवेबल्स। अगर कोई चीज़ फेस से लिंक हो रही है तो फिर वो उसकी फेस वाली ही हेडिंग बनेगी, लोन रिसीवेबल्स। लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू एम्प्लॉयज, टोटल कितने? डायरेक्टर्स के बैलेंसिंग 190। कंसिडर्ड गुड वगैरह उसने कुछ लिखा हुआ है साथ? रहने दें फिर, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ तो। अच्छा जी, आगे बताएं जी। नोट 3.1, लोन टू डायरेक्टर इज फॉर हाउस फाइनेंसिंग फॉर 10 जो भी है। 3.2, रिकॉन्सिलिएशन, अंग्रेजी सारी लिख दीजिएगा इसमें ऊपर वाले में। रिकॉन्सिलिएशन, ओपनिंग, डिसबर्स, रीपेड। अच्छा, ये क्लोजिंग इससे मैच कराइएगा 140 से, क्लोजिंग 140 से मैच करवाइएगा। एक बार याद है नोट बना था, उसमें गलती निकालनी थी, तो फिर वो क्लोजिंग के अंदर स्टूडेंट ने कहा था ये क्लोजिंग कहाँ से आ गई, ये क्लोजिंग मैच कराना है अब आपने इस 140 से। ऑल ऑफ द लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री,
30% ऑफ द अमाउंट वाज डिस्पर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर. इसका 30% बताएं. 42 इस साल दिया है. 30% were dispersed during the year. Repayment will start after 2 years. Repayment बताएं. 0. Will start after 2 years. Opening 98. फेस पे आ जाए. लाओ इधर. चलो कैमरा ना लाओ, बस पता ही है फेस वाली फिगर. शेयर कैपिटल आगे चले. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई हैं. आगे चलें. ट्रेड एंड अदर पेबल्स हो गए हैं. हो गया है. पीपी. पीपी का नोट क्यों नहीं बनाया? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. डेटा नहीं है. आगे चलें. लोन टू एम्प्लॉइज 330 नोट 3 से. ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स. स्टॉक 225. ग्रेन टोटल ही बता दें. 10395. 10395. अच्छा, इक्विटी कितनी है? 7050. नॉन करंट लाइबिलिटीज 1190. करंट लाइबिलिटीज 2155. भाईजान दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं करंट लाइबिलिटीज इधर लिख के टोटल इधर कर दूं जरा आपके समझने के लिए, तो माजरत. अब कोई नई चीज़ ना इसे निकाल लीजिएगा. करंट लाइबिलिटीज अगले सफ़े पे लेके जाके वर्किंग करके सिर्फ मेन फिगर इधर लाया करनी है. कोई ऐसी चीज़ ना निकाल लीजिएगा. मैं ज़रा उधर लिख रहा हूँ, इधर जगह में अच्छी बन जाएगी. कितना? 2155. ये नॉन करंट और करंट हो गई. 10395. बैलेंस शीट इधर ही टैली होगी. 10395. 395. किधर है IFRS शीट? स्लो तो कौन नहीं बनेगा हमारा. अच्छा जी, आप इंफॉर्मेशन पढ़ लें अगली.
गोहर वाला सवाल एक किया था, उसको मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, गोहर वाला सवाल था पेज नंबर 473 पे। नहीं, अब खोलने की ज़रूरत तो नहीं, मैं तो आपको सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज करा रहा हूँ। और एक तो वर्किंग्स का फॉर्मेट रिवाइज करवाने लगा हूँ, और दूसरा मैं आपको IFRS 8 के अंदर जो है वो नोट का फॉर्मेट रिवाइज कराने लगा हूँ। फिर सवाल पढ़ेंगे तो शायद समझ आ जाए, वरना भी इस तरह समझ नहीं आएगा, भूली होंगी चीज़ें। बेसिक डाटा में आता था एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, और प्रॉफिट आता था। जीपी और एक्सपेंसेस तब लिखे थे सवाल में कि प्रॉफिट मिसिंग था, वरना ये नहीं होता। और आपको पता है 4 चीज़ें होती थी, एक्सटर्नल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, ये 3 चीज़ें आती थी। प्रॉफिट्स आते थे, एसेट्स। वर्किंग 1 में लाइबिलिटीज इसलिए नहीं आती थी कि इस पे टेस्ट परफॉर्म नहीं होना होता था। अच्छा, और पता नहीं रेड और ब्लू मार्कर था, पता नहीं कहाँ यूज़ करते थे, मुझे याद नहीं आ रहा। इस पे शायद पता नहीं रेड यूज़ करते थे, और एक ब्लू मार्कर इस पे यूज़ करते थे शायद, याद आ रहे हैं? तो इसको एक्सटर्नल सेल पे 75% वाला टेस्ट लगाना होता था, और टोटल सेल पर 10% वाला। चलें, थोड़ी 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 ऐसे ऐसे चीज़ें याद करें। लाइन आइटम्स बताएं कौन कौन से आते थे वर्किंग 1 में। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, प्रॉफिट, ना 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 टोटल सेल, हाँ, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स, एसेट्स, और लाइबिलिटीज नहीं आती थी। 10% ऑफ एसेट्स लेते थे, 10% ऑफ प्रॉफिट्स लेते थे, 10% ऑफ टोटल सेल लेते थे, और चौथा टेस्ट लगता था 75% एक्सटर्नल सेल पे। अब ये रेड और ब्लू मेरा मिक्स हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पता, तो मुझे कहाँ से बताना है। यही सही था, ओके। किसी ने रजिस्टर निकाल के भी चेक कर लिया है, वेल डन। 10 से याद है, 10% टेस्ट, और उसके बाद 75% टेस्ट। इसके बाद ये फिगर्स एंटिटी के एसेट्स से मैच नहीं करती थी। ये फिगर्स एंटिटी के एसेट से मैच नहीं करती थी, ये फिगर एंटिटी के प्रॉफिट से मैच नहीं करती थी, ये फिगर्स एंटिटीज से मैच नहीं करती थी, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई मसले होते थे। फिर हम ऐसा करते थे कि एक डिस्क्लोजर बनाते थे। पहले उसी वर्किंग 1 को इकट्ठा कर लेते थे। वर्किंग 1 को इकट्ठा करके ये बड़े वाले आ जाते थे, ये छोटे वाले इकट्ठे हो जाते थे। एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, खर्चे इधर आ जाते थे, उधर खर्चे नहीं आते थे वर्किंग 1 में। खर्चे इधर आ जाते थे, प्रॉफिट इधर आ जाता था, इधर लाइबिलिटीज भी आ जाती थी। लेकिन स्टिल हेड ऑफिस को टच नहीं करते थे। केमिकल, सोडा, फार्मा और पॉलिएस्टर और पेंट इकट्ठा हो जाता था। ये मेरा टोटल हो जाता था। ये टोटल भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं करता था, क्योंकि इसमें हेड ऑफिस की चीजें अभी नहीं आई होती थी। इसके बाद एक नोट बनता था जिसमें ये तीनों इकट्ठे हो जाते थे, याद आ रहा है? ये तीनों इकट्ठे हो जाते थे, और ये एज इट इज उतर जाता था। और फिर एक कॉलम होता था रिकंसाइलिंग आइटम्स का। तो अगला कॉलम होता था रिपोर्टेबल का, अदर देन रिपोर्टेबल का। रिपोर्टेबल में ये तीनों इकट्ठे हो जाते थे और इधर गिर जाते थे। ये एज इट इज उठा के इधर गिर जाते थे। उसके बाद आपस के सेल कैंसिल होती थी और आपस का प्रॉफिट कैंसिल होता था, बस यहां ये एडजस्टमेंट होती थी। यहां पे हेड ऑफिस के एसेट्स आते थे, हेड ऑफिस के लाइबिलिटीज आती थी, हेड ऑफिस की इनकम आती थी, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस आते थे। तो यहां हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस आते थे, हेड ऑफिस के एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाता था, हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज। ये होती थी गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये गोहर के टोटल एसेट्स, ये जो एसेट्स है मिसाल के तौर पे सेगमेंट के एसेट्स में, सेगमेंट के एसेट्स, सेगमेंट्स के एसेट्स जमा हेड ऑफिस के एसेट्स, ये जो 1605 है, ये एसेट्स होते थे ये वाले 10395। यानी ये एंटिटी की बैलेंस शीट से मैच कर जाएंगे, ये एंटिटी की बैलेंस शीट से मैच कर जाएंगे। ये छोटे से दो डिस्क्लोजर बनते थे। वर्किंग 1 में बता दें क्या होता था, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, प्रॉफिट, एसेट्स, बस। नोट 1 में एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब रनिंग में आ रहे हैं आप। अच्छा, मैं भी थोड़ा थोड़ा रनिंग में आ रहा हूँ। 36। उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन बनती थी, उसके अंदर इन तीनों को इकट्ठा करते थे, ये एज इट इज उतार लेते थे, सेल और उसका प्रॉफिट उल्टाते थे, और उसके बाद हेड ऑफिस की चीजें डालते थे ताकि उसके टोटल से मैच कर जाए। ओके,
where are integrated topics. Okay. SL has two operating segments on the basis of geographical location. Information for extracted from reports to segment controller. Segment controller CODM. नॉर्थ की सेल आ रही है, साउथ की सेल आ रही है, इनकी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल को लिफ्ट नहीं करानी, ग्रॉस प्रॉफिट्स को भी लिफ्ट नहीं करानी, इनके खर्चे आ रहे हैं, खर्चों को हम उठा लेते हैं और इनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं. ओके, इसमें इनकी सेल उठा लेते हैं वर्किंग वन के लिए और इनके प्रॉफिट्स उठा लेते हैं, और मुझे चाहिए होगा इनके एसेट्स. फिर अगर आप ये लाइन आप पढ़ चुके हैं रीडिंग टाइम में, नॉर्थ सेल इंक्लूड, तो ये टोटल है. फिर अगर इसमें इंक्लूड है 50 मिलियन ऑफ सेल टू साउथ, इसमें इंटरनल सेल पड़ी हुई है. कितनी पड़ी हुई है इसमें इंटरनल सेल? 50. तो फिर ये कौन सी है? फिर ये टोटल है. चलें जी, प्रॉफिट्स को उठा लें, सेल्स को उठा लें, प्रॉफिट्स को उठा लें, बाकी एसेट्स लायबिलिटीज अभी देखते हैं. वर्किंग वन ओपन करें. बैलेंस शीट मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि शायद हेल्प कर जाए बैलेंस शीट. मुझे याद है वर्किंग वन व्हाइट बोर्ड की यहाँ होती थी, यहाँ, बट अब जगह नहीं है. वर्किंग वन जी. अब वर्किंग वन आप कैसे बनाएंगे? वर्किंग वन आप तकरीबन 1.5 सफ़ा छोड़ के बनाएंगे या 1 सफ़ा छोड़ के, क्योंकि नोट बनाने हैं ना, नोट्स की तरतीब चल रही है, तो वर्किंग वन उसके बाद बनाएंगे नोट्स की जगह छोड़ के. नोट कितने बनने हैं? 2, साउथ और वो वाला, और उसमें और नीचे फिर रिकॉन्सिलिएशन वाला, और उसमें भी कोई 8-8, 10-10 लाइनें आनी है, 10 ज़्यादा, तो 15-20 लाइनें छोड़ के वर्किंग वन शुरू करते हैं. जी बेसिक डाटा बताएं जी. बी क्विक यार, इसमें टाइम नहीं लगाना. एक्सटर्नल टोटल सेल और प्रॉफिट्स, एसेट्स और बस. चलें जी, बता दें जी. साउथ या पहले साउथ पहले है, नॉर्थ पहले है? नॉर्थ पहले है. बस वर्किंग वन लिख दें ऊपर, बेसिक डाटा आप लोग लिख दीजिएगा छोटा सा, मैं अब मिटा रहा हूँ. वर्किंग टू बनेगी हमारे सवाल की ओवरऑल, वो जो भी करना है आपने. नॉर्थ साउथ बोलें जी, टोटल सेल बोलें. 1950 इसमें आपस की, तो बाकी 1900. टोटल कर दें. टोटल 1900. इसकी कितनी है? सारी एक्सटर्नल है. यस जी. 3200 और नीचे 3250. प्रॉफिट्स बताएं. 1, दोनों के प्रॉफिट्स हैं या किसी का लॉस? प्रॉफिट्स हैं दोनों. जमा कर दूं? फिर जमा कर दें. जमा कर दें. आपने इससे बोला जैसे में लगा आपको याद आ गया कि लॉसेस को अलग जमा करते थे, प्रॉफिट्स को अलग. याद आया ना ये? बस ठीक है जी. ओके, ये आधे घंटे में सवाल हो जाना चाहिए था, 35 मिनट हो गए हैं. असल में चीज़ रिवाइज करानी पड़ी है इस वजह से, वरना तो फिर सर खुजाने का टाइम नहीं होता इन दिनों. तो मैं टीचर के पास हूँ, स्टूडेंट के पास जी. एसेट्स, एसेट्स, अदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ इतने इतने एंड इतने कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट्स. अच्छा, 40 की इनकम,
40 की इनकम ऊपर वाले P&L में नहीं पड़ी हुई, कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। 74 के खर्चे, इनकम खर्चे एसेट्स, 74 के खर्चे ऊपर नहीं पड़े हुए, और 300 के एसेट्स किसी भी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए। सेगमेंट के एसेट्स दिए नहीं उसने हमें सेगमेंट के एसेट्स दिए ही नहीं। 300 के एसेट्स किसी को एलोकेट नहीं हो सके। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, एक है हमारे सामने ये दुनिया जिसमें मेरा साउथ और नॉर्थ है, एक हमारे सामने दुनिया है हेड ऑफिस, और एक हमारे सामने है सेफगार्ड की कंपनी। क्लियर? हेड ऑफिस का डेटा भी बताए मुझे। 300, खर्चे, 74, इनकम्स, 74, इनकम्स 40, asset 300। 300। क्या ये नॉर्थ साउथ के हैं या कैन नॉट बी एलोकेटेड टू नॉर्थ साउथ? और ये ओवरऑल एंटिटी बनेगी, ओवरऑल एंटिटी बनेगी। डन, आगे चलें। एसेट्स सिर्फ हेड ऑफिस में तो नहीं है, असल में इस P&L में एसेट्स पड़े नहीं हुए, बस उसने ये इस P&L में तो एसेट्स नज़र नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ साउथ के एसेट्स ही नहीं है, ये तो उसने खाली P&L हमें दिया, नॉर्थ साउथ के एसेट्स भी होंगे। वैसे मैं पूछ रहा हूँ एसेट्स हेड ऑफिस के कितने हैं? सवाल में लिखा हुआ है ना, एसेट्स ऑफ 300 कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। 300 के एसेट्स किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए। अच्छा, आपने जाके देखा, अच्छा 300 के सेगमेंट, 300 के एसेट्स किसी को एलोकेट नहीं हुए, तो इन लोगों के एसेट्स तो 10395 हैं, तो 10395 इनके एसेट्स हैं। सवाल कह रहे हैं इसमें से 300 एलोकेट नहीं हुए, तो फिर बाकी किसके होंगे? नॉर्थ साउथ के। तो कितने एसेट्स साउथ नॉर्थ के नहीं हैं? कितने सेफगार्ड के पास पड़े हुए हैं? भाई ये बता रहे हैं वो। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर और रंगीन मार्कर। रंगीन मार्कर के एसेट्स बताएं। रंगीन मार्कर सेफगार्ड के एसेट्स 10395। सेफगार्ड के एसेट्स में से अगर मैं हेड ऑफिस के एसेट्स माइनस कर दूं, वो क्या कहते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ आर इन द रेशियो ऑफ, ये आपस में इनकी रेशियो 4:3 है कि नॉर्थ और साउथ के एसेट्स 4:3 हैं। नॉर्थ और साउथ के तो मुझे पता ही नहीं, मुझे किसके पते हैं अभी तक? हेड ऑफिस के। और मुझे किसके पते हैं? सेफगार्ड के। कितने? तो 10395। अगर मैं 10395 सेफगार्ड के एसेट्स लूं, उसमें से माइनस करूं हेड ऑफिस के, तो बाकी नॉर्थ और साउथ के। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि डाटा सवाल में नहीं है। कैलकुलेशन करवाएं। सेफगार्ड के एसेट्स माइनस हेड ऑफिस के एसेट्स, जवाब 100 इन द रेशियो ऑफ 4/7 एंड 3/7 जी। 5769 432 गोहर नहीं, गोहर का सवाल तो पता नहीं कब किया था। सेफगार्ड के एसेट्स, इसमें से हेड ऑफिस के, तो ये फिर किसके? साउथ और नॉर्थ के। फिर उनको एलोकेट कर दिया जी। ये एक छोटी सी वर्किंग हमने की, वर्किंग 2.1, जो मर्जी नाम ले दें इसका जी। बोले 5769 टोटल तो वही आ जाएगा 100। ये जबरदस्ती यहां 10395 टोटल ना लाइएगा, वो एंड पे हेड ऑफिस के एसेट डालेंगे तो रिकंसाइल हो जाएगा। ये 10095 आ गया।
क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स भी नॉर्थ और साउथ के थे, इसमें सेल्स भी नॉर्थ साउथ की थी, खर्चे भी नॉर्थ साउथ के थे अगर होते तो, एसेट्स भी नॉर्थ साउथ के हैं सिर्फ। अच्छा यार मुझे बताएं, वर्किंग वन की बेस पे क्या परफॉर्म करना होता है? 10% टेस्ट परफॉर्म करना होता है। क्या मैं वर्किंग वन की बुनियाद पे अगर 10% टेस्ट परफॉर्म करके आज वर्किंग वन में लाइबिलिटीज भी डाल दूं, आगे रिकंसाइलिंग आइटम में यूज होंगी तो कोई हरज की बात है या नहीं? वर्किंग वन में मैं क्यों नहीं लाइबिलिटीज डालता था कि कहीं बच्चे गलती से लाइबिलिटीज पे टेस्ट ना लगा लें, लेकिन वर्किंग इज ए वर्किंग का तो कोई फॉर्मेट नहीं होता। तो वर्किंग में अगर आज मैं लाइबिलिटीज डाल दूं तो मुझे डालने दे ताकि ये जो अजीब सी कैलकुलेशन होनी है लाइबिलिटीज के लिए हो और फारिग हो। तो लाइबिलिटीज में मैं वर्किंग वन में डालने लगा, बट आप ये ना फतवा लगा दीजिएगा कि वर्किंग वन में लाइबिलिटीज आज तक आपने नहीं डलवाई थी, उस सवाल में गिवन होती थी, अब सवाल में नहीं गिवन तो मैं वर्कआउट कर लेता हूं। बाकी मुझे याद है वर्किंग वन का मकसद क्या होता था? वर्किंग वन का मकसद होता था टेस्ट लगाना। मैं टेस्ट लगाने में बिल्कुल यूज नहीं करूंगा इंशाल्लाह लाइबिलिटीज, लेकिन लाइबिलिटीज निकाल के रख लें। लाइबिलिटीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर इन द रेशियो ऑफ 4:3। अच्छा जी, अब जी लाइबिलिटीज मुझे बताएं किसकी? सेफ गार्ड की लाइबिलिटीज। अब आपको पता चला ये मैंने दोनों के आज सब टोटल क्यों करवाए थे? नॉन करंट करंट के मैंने सब टोटल किसी वजह से करवाए थे। अब इसके दो तरीके हैं, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज जमा कर लें या इसमें से इक्विटी माइनस कर दें, वट एवर द डेटा मे बी अवेलेबल। एनीवेज लाइबिलिटीज मींस करंट एंड नॉन करंट। नाउ अब आप मुझे बताएं, इफ आई टॉक अबाउट लायबिलिटीज तो इसके लिए एक वर्किंग करते हैं, सेफ गार्ड की लायबिलिटीज। बोलें 119055। ये सेफ गार्ड की लायबिलिटीज आ गई कितनी? 3345 माइनस हेड ऑफिस की लायबिलिटीज। हेड ऑफिस की लायबिलिटीज बताएंगे। हेड ऑफिस की लायबिलिटीज नहीं गिवन, 0 इज इक्वल टू in the ratio of in 3/7 जी 1434। सेफ गार्ड की लाइबिलिटीज यानी जिसको कहते थे गोहर्स या एंटिटीज लाइबिलिटीज माइनस हेड ऑफिस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नॉर्थ एंड साउथ की लाइबिलिटीज। टोटल बता दें 3345। ओके, वर्किंग 2 क्या होती थी? 10% टेस्ट और वर्किंग 3 75% टेस्ट। थोड़ा सा एक काम करने लगा हूं, वर्किंग 2 जरा जबानी करवाएं। 10% टेस्ट लगाएं सेल पे। सेल कितनी है? 3250। सेल कितनी है? आपको याद है सेगमेंट 6-7 होते थे तो किसी की सेल बेचारे की 6% आ रही होती थी, किसी की 12%। अब सेगमेंट ही 2 हैं और आपने 100 को तोड़ना है तो अब देखें 3250 है, इसका 10% 325। 325 को कंपेयर करें इससे तो ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। इसका मतलब है सेल का टेस्ट लगा के ही दोनों क्या बन गए? तो भाई क्या आपने बस आगे किया ही नहीं था। ये कौन सा सवाल है जिसमें सवाल ने पूछा और रिपोर्टेबल बताएं? बस रिपोर्टेबल बता के डिस्क्लोजर बनानी है। आप प्रॉफिट के टेस्ट भी लगा सकते हैं, एसेट्स के टेस्ट भी लगा सकते हैं। 75% एक्सटर्नल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 हैं, दोनों ही रिपोर्टेबल हैं।
तो अब आगे टेस्ट लगाना छोड़ें, क्योंकि मेरे ख्याल से बस किसी एक में भी जवाब आ जाए कि दोनों ही हैं, तो बस दोनों ही हैं, बात खत्म हो गई। रीजंस तो नहीं पूछी हुई कि बताओ कौन कौन से क्यों क्यों रिपोर्टेबल है, वो समझ आई है, पूरी वर्किंग कर दें, समझ आ गई। तो अब कौन कौन से रिपोर्टेबल है? दोनों। अब वो सफ़े पे आ जाएं और नोट बनाना शुरू करें। नहीं, रिकॉन्सिलिएशन नहीं, बहुत जज्बाती, रिकॉन्सिलिएशन नहीं। नोट नंबर 4, सेगमेंट एनालिसिस। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन ये वर्किंग तो करनी थी ना, डाटा इसको यूज़ करना था। वर्किंग हुई होगी तो डाटा इजीली आ जाएगा। सेगमेंट एनालिसिस जी, एक लाइन ऊपर डाल दीजिएगा, द एंटिटी इज डीलिंग इन 2 जियोग्राफिकल सेगमेंट्स विच इज नॉर्थ एंड साउथ। ये लाइन सवाल में डाल दीजिएगा। आप बोलें जी, नॉर्थ साउथ, अदर्स तो कोई नहीं है, टोटल जी। बोलें जी, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लाइबिलिटीज, डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके जी, बोले। इनकम की तो कोई जरूरत नहीं, वो देख लेंगे जो आप, वो भी थोड़ी देर में। एज इट इज वर्किंग 1 को उठाएं। एक्सपेंसेस 175 और 390। ये सिर्फ सेगमेंट्स के उठा रहा हूं मैं, प्लीज। सेगमेंट एनालिसिस लिखा हुआ है, हेड ऑफिस जहन में लाएंगे तो चपेट पड़ेगी। सेगमेंट एनालिसिस लिखा हुआ है, हेड ऑफिस की कोई चीज मुझे ना लिखवाइएगा। प्रॉफिट्स 135, एसेट्स अब मेरे पास जरा खुली जगह है इधर। नोट 4.1, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन, किसी को कोई लफ्ज याद हो? एक लाइन याद है किसी को? मैं देखता हूं। ये याद है? कैसे याद है मुझे, मैं बताता हूं कैसे। जब आप टोटल में से एक्सटर्नल निकाल देंगे, इंटरनल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर जाएगी। सॉरी, एक्सटर्नल, टोटल में से इंटरनल निकाल देंगे तो एक्सटर्नल इसकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर जाएगी। एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी आ रही होगी? इस तरह की एक लाइन बनाई थी हमने। अच्छा जी, टोटल सेल सिर्फ लफ्ज आना है इधर, टोटल सेल, इधर लफ्ज आने, एक्सपेंसेस डाल दें, एक्सपेंसेस, इधर लफ्ज आने, प्रॉफिट्स, इधर। रिकॉन्सिलिएशन तो 4-5 चीजों की बस बनती है, अनलेस क्या कि आप कोई और बनाने को कह दे। इनकम आ जाएगी प्रॉफिट्स में। अभी भी हेड ऑफिस की कोई चीज ना सोचें, जब सोचवानी हुई मैं बताऊंगा। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन के लफ्ज को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। नोट नंबर 4.1, रिकॉन्सिलिएशन जी। फॉर्मेट, रिपोर्टेबल। कैलकुलेटर पकड़ूं या आप वैसे ही करवा देते हैं? 1950 जमा 1300, 3250, 175 जमा 390। ये टोटल्स क्यों मैच कर रहे हैं? क्योंकि सेगमेंट ही दो हैं, दोनों रिपोर्टेबल हैं ना। पकड़े ना कैलकुलेटर। प्रॉफिट्स 205,
एसेट्स क्यों नहीं हेड ऑफिस की चीजें सोच रहा? क्योंकि इधर मैंने लफ्ज क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अब बता दें अगले कॉलम, अदर देन रिपोर्टेबल वो है नहीं, सेल और उसका प्रॉफिट कैंसिल करना है, बस एक ही एडजस्टमेंट है। हेड ऑफिस के एसेट्स लाइबिलिटीज अदर वगैरह में डाल देने हैं। अच्छा, अब अगला कॉलम एलिमिनेशन, आपस की सेल कैंसिल करें 50, आपस की सेल का प्रॉफिट सेल इंक्लूड सेल ऑफ 50 टू साउथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 5। शुक्र है प्रॉफिट दिया हुआ है। आपस की सेल का प्रॉफिट, ये ना मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं, प्रॉफिट्स में एक दो और चीजें आनी है। आपस नहीं, हाँ इधर तो नहीं आनी, सॉरी वो अदर्स में आनी है। तो प्रॉफिट्स आपस के 5। अच्छा जी, अब ये खत्म हो गया, एलिमिनेशंस खत्म हो गई। अब क्या डालूं कॉलम? अदर्स। अदर्स में हेड ऑफिस की चीजें आनी है। फिर टोटल मैच कर जाएगा सेफगार्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, टोटल मैच कर जाएगा सेफगार्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अदर्स में हेड ऑफिस के एसेट्स डालें, हेड ऑफिस की लायबिलिटीज डालें, हेड ऑफिस के खर्चे डालें, खर्चों में खर्चे डालें, खर्चों में। अब वो छोटे सर्कल की तरफ आ जाए, हेड ऑफिस के खर्चे 74, हेड ऑफिस के खर्चे 74, खर्चों में खर्चे प्लस कर दें, कोई मसला नहीं। हेड ऑफिस की इनकम, कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह बेचा होगा, स्टार डाला है मैंने, स्टार। हेड ऑफिस के खर्चे रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट कम होगा। आपको याद है खर्चे प्रॉफिट्स पे भी इफेक्ट करते हैं। और इनकम्स डालनी होंगी। जवाब हेड ऑफिस के एसेट्स डालने कितने? 300। चलें जी, सेफ गार्ड की सेल, सबर 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 हौसला, ये 3200 कहीं से मैच नहीं हो सकता क्योंकि मैंने P&L नहीं बनाया हुआ सेफ गार्ड का। खर्चे P&L नहीं बना हुआ, ये प्रॉफिट पैट से या पीबीटी से जिससे भी मैच कराना चाहे नहीं हो सकता क्योंकि P&L नहीं बना हुआ। ये 10395 मैच करके, लेकिन आप मुझे लगता है तो आप तो चले भी यहीं से थे। हाँ तो चले भी वहीं से थे, तो मैच करना ही था। 33, ये दोनों 3345। चलो यार ये पार्ट 1 बंद करो, तो शुरू करते हैं।